आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CS दीदी पर। तो जो आज की क्लास है वो AI के ऊपर होने वाली है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि मैम AI कंप्लीट करा दो, AI कंप्लीट करा दो। तो आज उसकी पहली क्लास है, आज AI की पहली क्लास है और आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ये AI वाली क्लास है, मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा और वो क्लासेस भी आपकी बैक टू बैक आएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड क्लास होगी वो इमर्जिंग ट्रेंड्स की होगी। आप अपना सिलेबस देखना इमर्जिंग ट्रेंड्स का और AI का। 3 टॉपिक्स हैं जो दोनों में कॉमन है। कौन कौन से? एक तो इमर्जिंग ट्रेंड्स में आपके पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इधर दिख रहा होगा। इमर्जिंग ट्रेंड्स है आपके पास टॉपिक, उसके अंदर आपके पास AI है, मशीन लर्निंग है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपके इमर्जिंग ट्रेंड्स में भी है और जब आप AI कर रहे हो उसके अंदर भी ये तीनों टॉपिक्स हैं। AI तो हम कर ही रहे हैं, मशीन लर्निंग और NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आपका AI के अंदर टॉपिक है, ठीक है। तो इसको तो हम कॉमन पार्ट लेके पढ़ेंगे। AI में जो मैं अभी AI करा रही हूँ इसी में आपके ये तीनों कवर हो जाएंगे। बाकी जो इमर्जिंग ट्रेंड्स के बचे हुए जो टॉपिक्स हैं ना, जैसे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ग्रिड कंप्यूटिंग हो गया, ये सब आपका थर्ड लेक्चर में होगा। पहले AI कंप्लीट कराएंगे 2 लेक्चर्स में और फिर थर्ड लेक्चर में आपका ये इमर्जिंग ट्रेंड्स वाला टॉपिक जो है वो खत्म करा देंगे, ठीक है। और आपके लेक्चर्स ये जो तीनों हैं ये बैक टू बैक आएंगे। कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे सोचने की जरूरत नहीं। एग्जाम से पहले आराम से हो जाएंगे, मेरे ख्याल से तो कल तक ही हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना AI वाला चैप्टर। सबको पता है आज के टाइम पे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई नहीं भी कंप्यूटर साइंस के फील्ड का है उसे भी पता है कि AI क्या होता है। फिर भी हम बता देते हैं, AI की टर्म किसने दी थी? जॉन मैकार्थी ने दी थी और उन्होंने ही इसकी डेफिनेशन दी थी। क्या है वो डेफिनेशन? द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स या फिर कंप्यूटर। ऐसी साइंस या इंजीनियरिंग जो कि आपके डिवाइसेस को, आपके कंप्यूटर्स को क्या बनाती है? इंटेलिजेंट बनाती है। अब हम कब बोलते हैं कि कोई मशीन इंटेलिजेंट है? ऐसी मशीन जो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सके, ठीक है, ह्यूमंस की तरह सोच सके, ह्यूमंस की तरह कॉग्निटिव थिंकिंग हो उसके पास, उन सारी मशीन्स को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई मशीन ह्यूमंस की तरह सोच सकती है, ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सकती है, ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले सकती है, वो सारी मशीन्स क्या है? आपकी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन हम उनको कहेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल हम इस चीज पे बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स को हमें इंटेलिजेंट बनाना है, ऐसा बनाना है कि हम उन्हें ह्यूमंस की तरह बिहेव करना सिखा सके, उनसे ऐसी ऐसी चीजें करा सके जो ह्यूमंस कर सकते हैं, ठीक है। अब AI की कोई भी मशीन को अगर आपको AI बनाना है तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है। क्या लॉजिक है? कि आप अपनी मशीन को बहुत सारा डाटा देते हो, ठीक है, बहुत सारा डाटा देते हो और इस डाटा पे आपकी मशीन क्या करती है? ट्रेन करती है अपने आप को। इस डाटा से सीखती है कि भाई ठीक है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझो, जैसे मुझे बनाना है कि सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है, ठीक है, इंटेलिजेंट मशीन है, तो मैं उसको बहुत सारा डेटा दूंगी पहले, जिसको मैं ट्रेनिंग डाटा बोलूंगी, जिसमें मैं उसे ये बताऊंगी कि ब्रेक दबाने से ये होता है, एक्सेलरेटर से ये होता है, कहीं मोड आ जाए तो कैसे मोड़ना होता है। ये सब मैं क्या दे रही हूँ? उसे डेटा प्रोवाइड करा रही हूँ और डेटा प्रोवाइड करते टाइम मैं क्या कर रही हूँ? उसकी ट्रेनिंग कर रही हूँ कि भाई मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, किस किस सिचुएशन में, ठीक है। हम क्यों सिखा रहे हैं? ताकि कभी भी कोई न्यू सिचुएशन आए, ठीक है, कोई नई सिचुएशन आए जो इस डाटा से रिलेटेड है, तो वो अपने आप उस सिचुएशन पे कोई काम कर सके, वर्क कर सके। मतलब जैसे हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि उसे ब्रेक लगाना पड़े, तो उसे खुद ही पता हो इस डेटा की मदद से कि उसे ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं वो कौन सी मशीन्स होती हैं? जिनमें आप बहुत सारा डेटा देते हो और उस डाटा पे अपनी मशीन को ट्रेन करते हो, ठीक है। और जो भी ट्रेनिंग देते हो उस टाइप की सिचुएशन अगर कोई ओरिजिनेट होती है या उससे रिलेटेड या उससे थोड़ी अलग भी, तो आपकी मशीन क्या कर सके? उस सिचुएशन पे वर्क कर सके। ये मोटी मोटी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब देख लो, जो पहला टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो है AI डोमेन्स।
डोमेन्स क्या होती है, ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे हम एआई का यूज कर सकते हैं, कौन सी डोमेन्स है, ठीक है, जिसपे हम एआई का यूज कर सकते हैं। अब हमने डोमेन्स क्यों डिवाइड की हुई है, क्योंकि हर मशीन पे, मान लो कोई एआई मशीन है, मान लो आपका चैट जीपीटी है या कोई सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है, ये सब क्या है, आपकी इंटेलिजेंट मशीन है, एआई के अंडर आती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डाटा पे वर्क करती हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। डिफरेंट मशीन्स डिफरेंट डाटा पे वर्क करती हैं और डिफरेंट आउटपुट देती हैं। अब सेल्फ ड्राइविंग कार को मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना कि सब्जी खरीदो, सेल्फ ड्राइविंग कार को मैं यही बोलूंगी कि तुम्हें गाड़ी चलानी है, ठीक है। एआई से मैं कुछ जो जनरली पूछना चाहती हूँ वही पूछूंगी, ठीक है, उसको मैं ये तो नहीं बोलूंगी आके मेरी गाड़ी ड्राइव कर दो, ठीक है। तो हर एक जो डिवाइस है उसके अंदर जो डेटा जा रहा है वो कुछ स्पेसिफाइड डेटा जा रहा है, और उसको हम जो काम करवाना चाह रहे हैं, जो ह्यूमन लाइक बिहेवियर उससे करवाना चाह रहे हैं, वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो हर मशीन के अंदर, हर एआई मशीन के अंदर डिफरेंट डाटा जा रहा है और डिफरेंट ह्यूमन एबिलिटी से वो डाटा आउटपुट हो रहा है, मतलब जो भी ह्यूमन एबिलिटी का काम हम कराना चाहते हैं वो कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 3-4 डोमेन्स बना दी है एआई की। किस उसमें डोमेन बनाई है, क्या पर्पस से डोमेन बनाई है, इसलिए बनाई है क्योंकि जो मशीन के अंदर डेटा जा रहा है, सारी एआई मशीन्स के अंदर डिफरेंट डेटा जा रहा है, और जो हम चाह रहे हैं कि हमारी एआई मशीन करे, जो वर्क कर रही है, वो भी क्या कर रही है, डिफरेंट कर रही है, ठीक है। इसीलिए डिफरेंट डाटा के बेसिस पे कौन सी मशीन को क्या डाटा दिया जाता है, वो मशीन क्या करती है, उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर लिया है अपनी एआई की फील्ड को, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या है, जिसको हम बोलते हैं डाटा साइंस यानी कि डीएस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत सारा डेटा दिया जाता है, कुछ टेबल्स की फॉर्म में, कुछ नंबर्स की फॉर्म में आपको डेटा दिया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेटा साइंस। ये एआई की क्या है, एक डोमेन है, एक ऐसी आप कैटेगरी बोल सकते हो कि एआई की एक कैटेगरी है जिसमें आपकी मशीन किस पे काम कर रही है, डेटा पे काम कर रही है, ठीक है। और आप उससे क्या करवाना चाह रहे हो, उससे चाह रहे हो कि वो पैटर्न्स को फाइंड आउट करे, अपने डाटा को, जो भी आप डेटा दे रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, उस डेटा को प्रोसेस करे और उसमें से पैटर्न ढूंढ के निकाले, ठीक है। हमें ये बताए कि आज की डेट में क्या पैटर्न चल रहा है। कुछ कोर टास्क होते हैं आपके डेटा साइंस में। पहली चीज है, डेटा साइंस की मदद से, इस डेटा में पैटर्न ढूंढने की वजह से आप क्या करते हो, प्रिडिक्शन करते हो पहले तो, ठीक है। प्रिडिक्शन का काम करते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो आप प्रिडिक्ट करते हो, आप अपनी मशीन को डेटा देते हो और वो मशीन क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है कि आगे आने वाले टाइम में कौन सी स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी। तो कोर टास्क क्या है आपके डीएस का, डेटा में पैटर्न फाइंड आउट करना, और उस पैटर्न की मदद से आप कुछ प्रिडिक्शन कर सके कि आगे फ्यूचर में ये होने वाला है, ठीक है। या फिर कुछ क्लासिफिकेशन कर सके, जैसे हम ईमेल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये वाली ईमेल स्पैम है, ये वाली ईमेल यूजफुल है। तो उन डेटा की मदद से, न्यूमेरिकल और टेबुलर डेटा की मदद से ऐसा पैटर्न फाइंड आउट करके क्लासिफाई कर सके कि कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, तो क्लासिफिकेशन कर सके। तीसरा, रिकमेंडेशन दे सके। रिकमेंडेशन कैसी, जैसे एक एग्जाम्पल मानो हम जो भी चीजें हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास रिकमेंडेशंस आने लगती हैं, जिस चीज को हम एक बार सर्च कर लेते हैं फिर आगे बहुत बार वो चीज आने लगती है। मान लो आपने शर्ट सर्च कर ली है तो आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शर्ट वाले ब्रांड्स की एड आने लगती है। कैसे आ रही है, ये रिकमेंडेशन से आ रही है। आपके पैटर्न को, आपके जो डेटा है उस पैटर्न को वो लोग एनालाइज करते हैं कि भाई ये इंसान, इसके डाटा क्या कह रहा है, और उस डेटा के पैटर्न से समझ आता है कि हमें इसे क्या रिकमेंड करना है, ठीक है। तो डाटा साइंस समझ आया, डेटा पे काम करता है, डेटा पे पैटर्न्स फाइंड आउट करता है, और उस पैटर्न जो फाइंड आउट किया है उसकी मदद से क्या क्या करता है, कुछ प्रिडिक्शन करता है, कुछ क्लासिफिकेशन करता है, कुछ रिकमेंडेशन करता है, ठीक है। तो ये समझ आया डेटा साइंस क्या होता है। डेटा साइंस मतलब डेटा पे काम करना। दूसरा डोमेन है हमारा कंप्यूटर विजन, ठीक है। कंप्यूटर विजन का मतलब है इंटरप्रेट विजुअल डाटा, मतलब ऐसा डाटा जो विजुअल की फॉर्म में है, आपके सामने दिख रहा है, उस डेटा को इंटरप्रेट करना, ठीक है। उस डेटा से ये पता करना कि कौन सी चीज उस इमेज के अंदर, उस विजुअल के अंदर डिटेक्ट करना। मान लो आप कैट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अपनी मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाना कि मेरी मशीन फाइंड आउट कर सके इमेज देख के कि ये कैट है, ये डॉग है, ये हॉर्स है,
ठीक है, समझ आया? तो कंप्यूटर विजन क्या होता है? अब इसमें क्या क्या करते हो आप? इंटरप्रेट करते हो विजुअल डाटा को, और उसकी मदद से क्या करते हो? इमेज क्लासिफिकेशन करते हो। मतलब आप क्लासिफाई कर पा रहे हो कि कौन सी इमेज क्या है, कौन सी इमेज आपकी कैट है, कौन सी इमेज डॉग है। ये किस वजह से कर पा रहे हो? क्योंकि आपने विजुअल डाटा को क्या किया है? इंटरप्रेट कर लिया है। और क्या कर पाते हो? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाते हो। एक ऑब्जेक्ट देख के आप पहचान सकते हो कि भाई ये तो सोफा है, या फिर जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार होती है तो रास्ता देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ रास्ते में कोई गड़बड़ है, रास्ते में राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। ये सब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है। बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गई है, उसको डिटेक्ट करना है। दूसरा, आप तीसरा क्या कर सकते हो? फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हो। ठीक है, आप कोई इमेज है उसका फेस देख के बता सकते हो ये किस इंसान की इमेज है। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हो। आपके फोन में भी आजकल आने लगा है कि फोटोज से वो अलग अलग लोगों की फोटोज अलग अलग फोल्डर में डाल देते हैं फेस रिकॉग्नाइज करके। ठीक है, तो ये सारा किस चीज का काम है? आपका सीवी का काम है। सीवी मतलब कंप्यूटर विजन का काम है। ठीक है, तीसरी डोमेन क्या है आपकी? एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है? हम अपने कंप्यूटर को या डिवाइस को इतना इंटेलिजेंट बनाते हैं कि जो हमारी नॉर्मल भाषा है, नेचुरल लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर समझ पाए। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, किस वे में बोलना चाह रहे हैं, हमसे कम्युनिकेट कर पाए, हमारी बातों को समझ पाए, उसको हम क्या कहते हैं? एनएलपी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। मैंने अभी बताया कि क्या कर पाए? हमारी भाषा समझ पाए, हमारे इमोशंस को समझ पाए। ठीक है, और हम वो भी हमसे कैसे कम्युनिकेट कर पाए? हमारी नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, अब इससे होगा क्या? जब उसे इंसानों की भाषा समझ आएगी तो वो सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकता है, मतलब हमारे मूड का पता लगा सकते हैं, हमारे सेंटीमेंट्स का पता लगा सकता है। और क्या कर सकता है? स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन कर सकता है। जो हमने बोला है उसको टेक्स्ट में ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। मशीन ट्रांसलेशन कर सकता है, मतलब अपनी लैंग्वेज को, अपनी मशीन वाली भाषा को चेंज कर सकता है, हमारी भाषा में हमसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये तीन मेन डोमेन्स हैं आपकी। किस पे डिवाइडेड है? कि क्या डाटा दिया जा रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा से डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी जो डिफरेंट डाटा देने से आपकी मशीन क्या है? डिफरेंट आउटपुट देती है, डिफरेंट काम करती है। हर एक मशीन, हर एक एआई मशीन, एआई डिवाइस डिफरेंट काम कर रहा है, और उसका डेटा भी है जो उसको दिया गया है वो भी क्या है? डिफरेंट है। तो उस डेटा पे हमने डिवाइड कर दिया है उसके काम करना, जो वो ह्यूमन एबिलिटी कर पा रहे हैं, जो आपकी जो डिवाइस है वो जो ह्यूमन कैपेबिलिटी कर पा रही है, ह्यूमन चीजें कर पा रही है, उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। जैसे इधर क्या कर पा रही है आपकी मशीन? सोच पा रही है, समझ पा रही है, कॉग्निटिव थिंकिंग दिखा पा रही है। यहाँ क्या कर पा रही है? देख पा रही है, देख के लोगों चीजों को एनालाइज कर पा रही है। यहाँ क्या कर पा रही है? सुन सकती है, लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकती है, बोल सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है? हर एक मशीन अलग अलग काम कर रही है, और इनको जो डेटा दिया गया है ट्रेन करने के लिए वो भी क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। इधर यहाँ पे सीवी में आपको सारा विजुअल डेटा दिया गया होगा, पिक्स दी गई होंगी बहुत सारी। जब आप ट्रेन कर रहे होंगे अपने डिवाइस को तो बहुत सारी पिक्स दी गई होंगी, जिसके बेसिस पे आपने, आपकी जो डिवाइस है उसने अपने आप को ट्रेन किया होगा कि ये ऑब्जेक्ट का ये मतलब होता है, इस चीज का ये मतलब होता है। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं, एक दो और डोमेन बना ली गई है, जैसे रोबोटिक्स को भी एक अलग डोमेन बोल देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन आपको इतना, मतलब हमारे सिलेबस में मेरे को लगता है इतना सफिशिएंट है। अगर पढ़ना चाहो तो एक दो लाइन रोबोटिक्स के बारे में पढ़ लेना, देख लेना वो चीज क्या होती है। ठीक है, वैसे वो आ ही जाएगी आपकी इमर्जिंग ट्रेंड्स में, लेकिन मेन जो तीन डोमेन है वो आपकी यही है। अब देख लो, जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है? एआई एथिक्स। ठीक है, अब मैंने बोला क्या कि हम एआई को बहुत सारा डेटा देते हैं, और उस डेटा पे हमारी जो मशीन होती है वो खुद को ट्रेन करती है, या फिर हम उस मशीन को ट्रेन कर रहे होते हैं कुछ स्पेसिफिक काम के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हम बहुत सारा डेटा उसको दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा डेटा हमारा उसके पास है, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी मशीन या हमारा डिवाइस कुछ उल्टा पुल्टा काम ना करे, उसके कुछ एथिक्स होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए जिस पे हमारी मशीन काम करे, जिस एथिक्स को फॉलो करे। वो एथिक्स क्या है? फेयरनेस एंड बायस मिटिगेशन। इसका मतलब क्या है? हमारी मशीन, हमारा डिवाइस फेयर होना चाहिए। ठीक है, क्यों फेयर होना चाहिए? कभी कभार क्या होता है कि
अब मान लो हम कोई मशीन बना रहे हैं जो कि क्या कर रही है, हायरिंग कर रही है। किसी कंपनी में आप क्लाइंट्स को हायर करते हो, तो हम चाहते हैं हम एक ऐसी मशीन बना ले जो अपने आप हमारे क्लाइंट्स को हायर कर दे, ठीक है। पर जो आपने डेटा उस मशीन के अंदर भरा है, डेटा क्या भरोगे आप, अपना हिस्टोरिकल डेटा भरोगे अपनी कंपनी का, कि पहले हमने कौन कौन से इंप्लॉयज सेलेक्ट किए हैं, किस किस बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं, वो डेटा उसको दोगे। उस डेटा में अगर बायसनेस है, मान लो पिछले कुछ 10 सालों में या 20 सालों में जो डेटा, जो आपकी हायरिंग हुई है वो ज्यादा लड़कों की हुई है कंपेयर टू लड़कियां। लड़कियां सिर्फ 20% है कंपनी में और जो लड़के हैं वो 80% है, ठीक है। तो आपकी हायरिंग में बायसनेस दिख रही है, आपके हिस्टोरिकल डेटा में बायसनेस है, तो आपकी मशीन क्या कर जाएगी, उसको कैप्चर कर लेगी, उस नॉलेज को भी कैप्चर कर लेगी कि भाई पहले भी बायसनेस होती थी तो मैं भी बायसनेस कर सकता हूँ। जो ये डिवाइस है, जो ये एआई डिवाइस है, ये सोचेगा कि पहले भी तो बायसनेस हो ही रही थी, हिस्ट्री में भी तो बायसनेस हो ही रही थी पिछले 5 साल में, तो मतलब हमें बायसनेस से ही हायरिंग करनी है। तो जब भी आप अपनी कोई एआई मशीन बनाएं, कोई एआई डिवाइस बनाएं, तो मेक श्योर कि आपकी मशीन बायस्ड ना हो, आपके हिस्टोरिकल डेटा को लेके उस पर कोई बायसनेस वो कैच ना कर ले, बायसनेस कैप्चर ना कर ले, ठीक है, अपने डेटा में। सो आपका डिवाइस कैसा होना चाहिए, फेयर और अनबायस्ड होना चाहिए। अब सेकंड एथिक देख लो। सेकंड एथिक क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी। मतलब आपका जो सिस्टम है, आपका जो एआई डिवाइस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसके पास उसके हर एक्शन की क्या होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक एआई डिवाइस बनाया है, बैंक का कोई एआई डिवाइस है जो कि डिसाइड करेगा, डेटा के ऊपर डिसाइड करेगा कि इस बंदे को लोन देना है कि नहीं देना है। तो आपका डिवाइस क्या डिसाइड करेगा कि लोन देना है कि नहीं देना है, ठीक है, यस और नो, किसी भी पर्सन को बैंक में से लोन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो अगर आपका जो डिवाइस है वो कहता है, कोई बंदा आया XYZ, उसने बोला कि नहीं, उसने क्या आउटपुट दे दिया, नो, कि आप उस इंसान को लोन नहीं मिलना चाहिए, उस XYZ को लोन नहीं मिलना चाहिए। तो जब आप बोलोगे नो, तो आपको पास हर एक्शन के, मतलब जो भी आपने आउटपुट निकाला है, जो भी आपने स्टेटमेंट दी है, उस एक्शन के पीछे आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, मतलब आपके डिवाइस के पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो एज अ यूजर मेरा अगर मैं कोई भी किसी भी एक्शन के पीछे अपने डिवाइस से एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ, ये चाहती हूँ कि ये स्टेप उसने क्यों किया या फिर ये आउटपुट उसने क्यों दिया, तो उसे एआई डिवाइस को बताना पड़ेगा, उसे ट्रांसपेरेंट और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ये है एथिक्स नंबर 2। थर्ड एथिक्स क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। अब भाई आपकी जो डिवाइस है वो आखिरकार है तो एक मशीन, ठीक है तो वो कोई ना कोई डिवाइस है, कल को उससे कोई गलत चीज हो जाती है, मान लो कोई सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप डिवाइस को जाके तो ये नहीं बोलोगे ना कि तूने गलत टर्न ले लिया या एक्सीडेंट करवा दिया, है ना। आप उसके कार, कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं HITL, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन इन लूप, मतलब आपके लूप में कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जो उस डिवाइस को ओवरलुक कर रहा है, जो उस डिवाइस को देख रहा है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका एआई डिवाइस कभी कुछ गलत चीज कर देता है, कुछ फॉल्ट हो जाता है उसमें, तो किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उस अकाउंटेबिलिटी के लिए हम क्या रखते हैं, किसी ना किसी एक ह्यूमन बीइंग को लूप में रखते हैं कि भाई कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इस बंदे के पास जाके हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो डिवाइस का कोई ऑनर हुआ या बीच में कोई भी ऐसा ह्यूमन रहेगा, एआई मशीन के ऊपर कोई ना कोई ऐसा ह्यूमन रहेगा जो हर चीज के लिए अकाउंटेबल होगा, जिसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। क्योंकि मशीन की अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई हमें एक ह्यूमन लूप में रखना है जिसको हम अकाउंटेबल कर सके, जिससे पूछ सके कि भाई ऐसी गड़बड़ क्यों हुई, ठीक है। फोर्थ एथिक्स आ जाओ, प्राइवेसी एंड डाटा सोवर्निटी। मतलब आप इतना डाटा दे देते हो अपनी मशीन को ट्रेन करने के लिए, उसके पास इतने लोगों का डाटा है कि बात आ जाती है प्राइवेसी और डाटा को सोवर्निटी रखने की, डाटा के ऊपर। मतलब ऐसा ना हो कि आपने डाटा दिया था अपना कि भाई मैं तो चाहता हूं कि मेरे को अच्छी नेटफ्लिक्स पे रिकमेंडेशंस मिले, अच्छी मूवी की रिकमेंडेशंस मिले, और अगर वो डाटा आपका कहीं और यूज हो रहा है किसी और गलत पर्पज के लिए, तो उसके
उसके लिए आपकी मशीन अकाउंटेबल है, तो मशीन को ध्यान रखना है कि आपका डाटा कैसा हो, प्राइवेट हो और कोई दूसरा यूज ना कर सके, ठीक है, कोई दूसरा किसी गलत काम के लिए यूज ना कर सकते। इसी को हम बोलते हैं सेफ्टी एंड रोबस्टनेस। मतलब आप जो भी एआई के अंदर डाटा है, ऐसा ना हो कि आपका एआई डिवाइस हैक हो जाए और सारे के सारे जो भी आपका डेटा उसमें स्टोर है, जो भी डेटा आपने उसे ट्रेन करने के लिए स्टोर किया है, लोगों का डेटा दिया है, वो क्या हो जाए, लीक हो जाए या किसी गलत हाथों में चला जाए। तो जब भी ये कोई एआई डिवाइस बनाना है या मशीन बनानी है तो इन एथिक्स का ध्यान रखना है कि आपकी मशीन क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपकी मशीन के अंदर जो भी वो काम कर रहा है आपको एक्सप्लेनेशन दे सके, ऐसी मशीन होनी चाहिए। फिर उसकी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई आप ह्यूमन इन द लूप होना चाहिए जिसको आप अकाउंटेबल ठहरा सको अगर वो मशीन या डिवाइस कुछ गलत काम करता है या फिर कुछ फॉल्ट उसमें हो जाता है। तीसरा, जो आप डेटा दे रहे हो, ठीक है, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का डेटा, वो प्राइवेट हो, उसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो सके। और पांचवा, कि आपके डिवाइस को कोई हैक ना कर पाए और हैक करके ऐसे डाटा लीक ना कर दे। तो ये सारे एथिक्स आपकी एआई डिवाइस के अंदर होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। कोई भी अगर एआई डिवाइस या एआई मशीन बनानी है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट साइकिल, ठीक है। डेफिनेशन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। चलो, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ, ये मेरे सेल्फ कंपाइल्ड नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं एआई के ऊपर, ठीक है। इनको मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने कंपाइल किए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है। एआई डिवाइस को बनाने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनको हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल बोलते हैं। द एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉल्यूशन यानी कि डिवाइस बनाना है तो आप क्या करते हो, इन स्टेप्स को फॉलो करते हो। ये कैसा मेथड होता है, ये एक इटरेटिव मेथड होता है, मतलब आप बार बार उसी स्टेप पे पहुंच सकते हो। AI projects are iterative, meaning you often circle back to previous steps to improve the intelligence of the model. अपने मॉडल की इंटेलिजेंस को इंप्रूव करते रहने के लिए आप हो सकता है कि बार बार इन स्टेप्स को इटरेटिव मैनर में करें। आ जाओ देख लेते हैं क्या स्टेप है। वैसे ही टाइप के हैं जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखे थे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर वो याद रह गए हैं तो ये भी याद रह जाएंगे। देखो, पहला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम स्कोपिंग, मतलब आप अपने गोल को आइडेंटिफाई करें, मतलब ये आइडेंटिफाई करें कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम का स्कोप क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको मिलेगा क्या, मतलब क्या अचीव होगा, क्या आपका गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आप कहाँ पता करोगे, अपने फर्स्ट स्टेप में पता करोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको करना है डाटा एक्विजिशन, जिसको हम बोलते हैं डाटा गैदरिंग, मतलब अपना डाटा इकट्ठा करना है। अब आप कोई एआई मशीन या डिवाइस बनाना चाहते हैं तो मैंने क्या बताया था, उसको आपको डेटा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी मशीन को क्या करोगे, ट्रेन करोगे। जो भी चीज आप करवाना चाहते हो, मान लो आप ह्यूमंस की तरह उसे चाहते हो कि वो हियर करे, मतलब सुने आपकी बातों को और समझे, ठीक है, तो उसको चीजों को सुनना पड़ेगा, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई डाटा उसे देना पड़ेगा, बहुत सारा डेटा देना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो अपने आप को ट्रेन करेगा। उसे पता चलेगा कि जब हाई की आवाज आती है, हे की आवाज आती है, तो उसका मतलब होता है हेलो, कोई बुला रहा है। अगर कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, गुड मॉर्निंग की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है मुझे सुनना है। उसे कैसे पता चलेगा, आप ये सारा डेटा उसे प्रोवाइड करोगे और इस डेटा पे क्या करोगे, उसे ट्रेन करोगे, ठीक है, कि जब ये आए तो इसका मतलब ये होता है, तुमने ये सुना है तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। क्या देते हैं हम इसको, डेटा देते हैं। तो अगर डेटा देना है तो उस डेटा को गैदर भी करना पड़ेगा, ऑथेंटिक सोर्सेज से गैदर करना पड़ेगा। जो आप यहाँ पे डेटा दे रहे हैं, हे, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये सब क्या होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक वर्ड दे दो वाई, अब वाई कुछ मतलब ही नहीं होता है वाई का, वाई तो एक अल्फाबेट है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस बनाए जो सुन के आपकी चीजों को समझ सके। अब वाई से वो क्या समझेगा,
ठीक है। तो जब हम डेटा दे रहे हैं ट्रेन करने के लिए, वो डेटा हमें ऑथेंटिक देना पड़ेगा, सही डेटा देना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने डेटा को सही तरीके से गैदर करना है, एक्वायर करना है, एक्विजिशन करना है डेटा का। उससे पहले आप क्या करोगे, डेटा को एक्सप्लोर करोगे और प्री प्रोसेसिंग करोगे। डेटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या होता है, आप डेटा में, क्योंकि डेटा तो बहुत कुछ होता है ना, डेटा इज एवरीथिंग, बट उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के देना, उसमें से ऐसी चीजें निकाल के देना जो सही में डेटा हो, उसे बोलते हैं हम डेटा को एक्सप्लोर करना। उसमें से नॉइस हटा देना, फजी लॉजिक, मतलब कुछ ऐसी फजी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो काम की नहीं है, उसको हटा देना। ये सब किस में आता है, प्री प्रोसेसिंग में आता है। अपने डाटा को आप क्या करते हो, क्लीन करते हो, ठीक है। तो ट्रेन करने से पहले आपको अपना डेटा एक्वायर करना होगा, लेना होगा, डेटा का एक्विजिशन करना होगा, उस डेटा पे प्री प्रोसेसिंग करनी होगी, उस डेटा को क्लीन करना होगा, और तब जाके आप अपनी ऑब्जेक्ट या डिवाइस को क्या कर सकते हैं, उस डेटा पे ट्रेन कर सकते हैं। मॉडलिंग कहते हैं इस फोर्थ स्टेप को। मॉडलिंग में आप क्या करते हो, अपने डेटा को ट्रेन करते हो। अब मॉडलिंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप से आप मॉडलिंग कर सकते हो, डिफरेंट टाइप से अपने मशीन्स को सिखा सकते हो कि भाई कैसे वर्क करना है, कैसे उसको ट्रेन करना है। यहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी मशीन को ट्रेन करते हो। जब वो पूरी तरीके से ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है, सारा डेटा आप उनमें डाल देते हो, उनको सिखा देते हो, उसके बाद क्या करते हो, आप अपनी मशीन को इवैल्यूएट करते हो, यानी मशीन की टेस्टिंग करते हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फाइनल टेस्टिंग। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस उसको दी जाती है जो उसके लिए नई हो। आपने देखो डेटा तो दे दिया, हे बता दिया, गुड मॉर्निंग बता दिया, ये सब डेटा उसको दे दिया। जब ये क्या कर रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो अभी डेटा की, ठीक है, अपने डिवाइस को क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो। पर जब मुझे अपने डिवाइस को टेस्ट करना है, फिर मैं क्या करूंगी, इसको कोई ऐसा डेटा दूंगी। मान लो मैंने हेलो दे दिया, मैंने इसको ट्रेनिंग के टाइम क्या दिया था, हे दिया था, और उसके बाद जब मैं टेस्ट करूंगी तो क्या दूंगी, एक डिफरेंट डेटा दूंगी, हेलो दूंगी, और फिर देखूंगी मेरी मशीन ट्रेन हुई है कि नहीं हुई, जो भी डाटा मैंने उसको दिया उस पर उसने ट्रेनिंग ढंग से की है कि नहीं। अब उसे पता चल रहा है कि हेलो और हे मतलब सिमिलर ही होते हैं, ये उसे पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये आपकी इवैल्यूएशन या फाइनल टेस्टिंग में आता है। उसके बाद आप डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है, अपनी मशीन को मार्केट में उतार सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोजेक्ट साइकिल। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेटा लिटरेसी। डेटा लिटरेसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड, क्रिएट एंड कम्युनिकेट डाटा एज इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि आपको एआई डिवाइस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे डेटा पे ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर आपको एआई मशीन बनानी है, उसे डेटा देना है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, डेटा लिटरेसी होनी चाहिए। मतलब आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कैसा डेटा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, आपको क्या पैटर्न फाइंड आउट करना है, आपको उस डेटा के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वही बात है कि अगर मशीन बनाने जाओ तो खुद को पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग कैसे देनी है अपने डिवाइस को, अपनी मशीन को। और उस ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डाटा लिटरेसी होनी चाहिए। डाटा लिटरेसी का मतलब आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उस डेटा को रीड करने की, अंडरस्टैंड करने की, क्रिएट करने की, कम्युनिकेट करने की डेटा को एज इंफॉर्मेशन। क्योंकि मशीन को हम डेटा नहीं दे सकते पूरा का पूरा, हमें उसे इंफॉर्मेशन देनी है, यूजफुल डेटा देना है बस। तो उस यूजफुल डेटा को वो करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, उसको ये पता करने के लिए कि यूजफुल है कि नहीं है, आपके पास क्या होनी चाहिए, डेटा लिटरेसी होनी चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए डेटा की। 4 पिलर्स होते हैं डेटा लिटरेसी के, मतलब ये 4 चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये 4 चीजें आप कर पाए तभी आप डेटा लिटरेट होंगे और तभी आप अपनी मशीन को ट्रेन कर पाएंगे। क्या है वो, फर्स्ट डाटा रीडिंग, ठीक है। जो भी आपके पास डेटा है आपको ये पता होना चाहिए कि वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से है कि नहीं है। मान लो आपने डेटा इकट्ठा कर लिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये डेटा तो किसी काम का ही नहीं है, किसी ऑथेंटिक सोर्स का है ही नहीं, किसी ने फॉल्स आपको डेटा दे दिया है और उसी पे आप अपनी मशीन बनाने के लिए चले हो, ठीक है। तो एज अ डेटा लिटरेट आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। आपका डेटा रीड करने की आपको समझ होनी चाहिए। रीड करना मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, डेटा को देखना नहीं होता, उसको समझना भी होता है कि आपको जो डेटा दिया गया है वो सही में डेटा है कि नहीं है, या फिर आप ऐसे ही किसी भी चीज को उठा के अपने मशीन को ट्रेन करने लग गए हो, ठीक है। दूसरा पिलर क्या है, डेटा वर्किंग, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको
ट्रेनिंग करने से पहले, अपना डेटा ट्रेन करने के लिए देने से पहले आपको क्या करना है, उस डेटा पे क्लीनिंग करनी है, उसकी प्री प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, कुछ उसमें एरर्स हैं, कुछ फॉल्टी इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसे फजी लॉजिक्स हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको नॉइस बोलते हैं, जो कि खराब चीजें हैं, जो कि डेटा में जरूरी नहीं है, उनको आपको क्या करना है, क्लीन करना है। सिर्फ एक ऑथेंटिक और अच्छे डाटा पे ही अपने डिवाइसेस को आपको ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, डेटा एनालाइजिंग फाइंडिंग व्हाई। इसका मतलब क्या है कि आप डेटा दे तो रहे हो, ठीक है, और आप अपनी मशीन को ट्रेन भी करना चाहते हो, लेकिन आपको खुद को नहीं पता कि इस डेटा में से क्या पैटर्न निकलने वाला है। ठीक है, मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ या मुझे क्या चाहिए अपनी मशीन से, वो आपको पता ही नहीं है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले ही आप अपने डेटा को एनालाइज कर लेंगे। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप जो चीज निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, मान लो आप अपनी मशीन को ट्रेन करना चाहते हो किस पे, क्या एग्जाम्पल ले कि नेटफ्लिक्स पे कौन सा शो अच्छा है। ठीक है, नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपने जो एआई मशीन है उसको ट्रेन करना चाहते हैं कि भाई यूजर्स को वो आपको सीरीज दिखानी है जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। मान लो कोई यूजर अगर रोमांटिक मूवीज देखना चाहता है तो उसको रोमांटिक वाला कंटेंट दिखे, जो अगर कोई थ्रिलर देखना चाहता है तो उसको ऐसी वाली दिखे। ठीक है, ऐसा एआई डिवाइस या मशीन आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, चाहते तो है बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको डेटा लिटरेट होना पड़ेगा। मतलब आपको इसको कुछ डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, अपने यूजर्स का डेटा देना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान, मान लो एक सीरीज का नाम है फॉरेस्ट, ठीक है, नहीं पता है तो ये एक थ्रिलर सीरीज है। ठीक है, मान लो अब कोई यूजर अगर फॉरेस्ट सीरीज दे रहा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि अगर किसी यूजर ने फॉरेस्ट सीरीज देखी है तो इसका मतलब क्या है, वो थ्रिलर में इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसको कैसी मूवीज या सीरीज आगे दिखानी है जो थ्रिलर टाइप की हो। ऐसे मल्टीपल डाटा आप दे सकते हो। यूजर बी है, अगर वो ये सीरीज देख रहा है तो इसका मतलब वो इन चीजों में इंटरेस्टेड हो सकता है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, इसी से आप अपने जो डिवाइस है उसको ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो इस डाटा की क्या होनी चाहिए, आपको जो आपके पास सोर्स आया है, ये जो आप पता लगा पा रहे हैं कि यूजर ने फॉरेस्ट मूवी देखी है या सीरीज देखी है, बी ने डॉक्टर मूवी या सीरीज देखी है, ये डाटा क्या हो, ऑथेंटिक होना चाहिए, एक सही सोर्स से होना चाहिए। पहली चीज ये देखनी है। दूसरा क्या देखनी है, इस डेटा में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो फालतू का है। मान लो इसमें कोई कैलकुलेशन आ गई है, मान लो एक ए इंसान है, उसका हमें पता चला कि उसने फॉरेस्ट मूवी देखी है, और ये भी पता चला कि उसने, मान लो क्या पता चला कि उसने वो बैग्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसने H&M का बैग लिया है। ठीक है, बैग्स बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये जो बैग लेने वाला जो डेटा है वो मूवीज या नेटफ्लिक्स से रिलेटेड नहीं है। ये डेटा हमारे पास क्या है, बस डेटा है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अपनी डेटा को क्या करना है, हमें क्लीन करना है, ऐसे डेटा को हटा देना है जो डेटा हमारे लिए यूजफुल ना हो, जो हमारे लिए नॉइस हो, एक्स्ट्रा डेटा हो। ठीक है, दूसरा काम आपने कर लिया। तीसरा, डेटा एनालाइजिंग फाइंडिंग व्हाई। जो आप ये डेटा दे रहे हैं, फॉरेस्ट मूवी है तो थ्रिलर है, बी है तो ये देख रहा है तो उसको ये दिखाना है, ये सब जो डेटा आप दे रहे हैं उसको आपको खुद का एनालिसिस आपका होना चाहिए, कि खुद आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फॉरेस्ट सीरीज देख रहा है तो वो बंदा थ्रिलर में इंटरेस्टेड है, ये आपको खुद को भी पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड पिलर। फोर्थ क्या है, डाटा आर्ग्यूइंग कम्युनिकेशन विद डाटा। मतलब आप खुद अपने डेटा को आर्ग्यू कर पा रहे हैं, अपने डेटा से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। सॉरी, ऐसा नहीं हो कि आपने कोई डेटा अपनी डिवाइस को दे दिया, उसने कुछ आउटपुट निकाल के आपको दे दिया। ठीक है, कुछ आउटपुट दे दिया, आपको यही नहीं पता कि आप किस पैटर्न की खोज कर रहे थे। ठीक है, क्या पैटर्न आप निकालना चाह रहे थे, अगर आपको खुद नहीं पता तो आपने अपना डाटा एनालाइज नहीं किया है। ठीक है, और फिर आपको डाटा को आर्ग्यू करना भी आना चाहिए। मान लो कोई आउटपुट आपको मिल गया है, उसके ऊपर और आर्ग्यूइंग आपको करनी आनी चाहिए। आप ये पूछ सकते हो कि अच्छा ये आउटपुट दिया है तो बताओ ये दूसरा, अगर मैं ऑप्शन दूंगा, ये दूसरा इनपुट दूंगा तो आप क्या आउटपुट दोगे, तीसरा कोई इनपुट दूंगा तो क्या आउटपुट दोगे। तो आप बार बार अपने डिवाइस से कम्युनिकेट करें, बार बार उससे क्या करें, आर्ग्यू करें डाटा पे। ठीक है, तो ये कुछ 4 पिलर्स हैं। अगर आपको डिवाइस बनाना है एआई तो ये 4 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़े। आपका अगला टॉपिक है जनरेटिव एआई।
नाम से ही पता चल रहा है जनरेटिव मतलब कि कुछ जनरेट करना आई एम सॉरी, जनरेटिव मतलब कि कुछ जनरेट करना, कुछ क्रिएट करना, ठीक है। तो आपके जो एआई है जिसको हम जनरेटिव एआई बोलते हैं वो क्या करता है, थिंग्स, नई चीजों को क्रिएट कर पाता है। अगर आप सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें है एक जनरेटिव एआई, वो क्या करता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हो इमेज में से तो उसको हटा सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हो, मान लो मुझे मेरे पीछे, मेरी फोटो के पीछे मुझे फुटबॉल चाहिए, तो उसको ऐसे फुटबॉल लिख के या बना के दे दो, वो वहां पे फुटबॉल को आपकी फोटो में प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, जनरेटिव एआई है। क्या कर रहा है, नई चीजों को जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जब ऐसा होता है, ये जो आपका जनरेटिव एआई है, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई भगवान है जिसको सारी चीजों को पता है, ठीक है, ये खुद से जनरेट कर पा रहा है। कोई शक्ल बूम बूम वाली पेंसिल तो नहीं है ना कि बॉल बनाई और बॉल सामने आ गई, नहीं होता ना ऐसे। ये क्या फॉलो करता है, ये पैटर्न मैचिंग फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, पहले अपने आप को लर्न करेगा, अपने आप को सिखाएगा, उसको हम लर्न कराएंगे। क्या लर्न करवाएंगे कि भाई देख, फोटो ऐसे, ये फुटबॉल ऐसे दिखती है, अगर कोई बोले ग्लास तो ग्लास ऐसा दिखता है, कैट बोले तो कैट ऐसे दिखती है, उसकी 4 टांगे होती हैं, 2 उसके कान होते हैं, ये सब हमें उसे बताना पड़ेगा। उसने लर्न कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, मैपिंग करेगा। कोई नई चीज जब आप उससे पूछोगे, मान लो मैंने इससे पूछ लिया डॉग, तो वो क्या मैपिंग करेगा, अपने स्टोर्ड डाटा से, जो भी डाटा जिस पे भी हमने उसे ट्रेन कराया है उससे क्या करेगा, मैप करेगा, ठीक है। अपने डाटा पे जाके ढूंढेगा कि डॉग कैसा दिखता है, अच्छा उसकी 4 टांगे होती हैं, फिर मैप करेगा कि जो इनपुट है क्या उसके 4 टांगे हैं, अगर हाँ तो आगे बढ़ेगा, फिर देखेगा डॉग के पास मेरे डाटा में कितने कान है, 2 कान है, जो मेरे पास इनपुट है क्या उसमें 2 कान है, हाँ 2 कान है। तो ऐसे क्या करेगा, वो मैपिंग करेगा, पैटर्न को मैच करेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करेगा, प्रिडिक्टिंग, ठीक है, मतलब जो चीज आपने नई दी है उसको क्या कर देगा, प्रिडिक्ट कर देगा कि हाँ भाई ये डॉग जैसा लग रहा है तो ये डॉग ही हो सकता है, डॉग ही है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप फॉलो करके आप क्या करते हो, नई चीजों को जनरेट करते हो, ठीक है। समझ आया कैसे जनरेट करते हैं। अब आपके पास 2 इंजन होते हैं, ठीक है, जनरेटिव एआई में आप 2 इंजन का यूज कर सकते हो। एक तो होते हैं आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स का मतलब होता है कुछ नई चीज को जनरेट करना, क्रिएट करना। मान लो मैं आपको बोलूं वंस अपॉन, मैं ऐसे लिख रही हूं अपने फोन पे वंस अपॉन, ठीक है, अपने आप मेरा एआई बता देता है कि आगे अ टाइम आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने डेटा के साथ मैपिंग कर रहा है कि जब भी वंस अपॉन लिखा जाता है उसके बाद ज्यादातर क्या आता है, वंस अपॉन अ टाइम आता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई नई चीजें बना रहे हैं, कुछ चीज होने से पहले कुछ चीज को बना पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं। इस इंजन को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स। ये आपके चैट जीपीटी में भी यूज होते हैं। चैट जीपीटी भी क्या कर रहा है, आपकी चीजों को समझने की कोशिश करता है, आपके लिखने से पहले वो पहले ही मैपिंग करने की कोशिश करता है कि अच्छा आगे ये लिखा जा रहा है, ठीक है। दूसरा इंजन होता है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कुछ चीजों को हटा देना, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, आप एक सेट ऑफ डेटा लेते हो जिसमें आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, और आप क्या करते हो, अपने जो आपके काम की चीजें नहीं है उसको हटाते जाते हो, डिफ्यूज करते जाते हो। तो इस डेटा को किस में कन्वर्ट करते हो, इंफॉर्मेशन में। कैसे कन्वर्ट करते हो, पहले सब कुछ रहेगा और उसमें से छोटी छोटी चीजें आप निकालते जाएंगे, डिफ्यूज करते जाएंगे, और लास्ट में वो चीज रख लेंगे, वो ऐसा डेटा रख लेंगे जो कि क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, इंफॉर्मेशन होगा। ये ज्यादातर इमेजेस के साथ यूज किया जाता है, इमेज, फोटोज के साथ यूज किया जाता है। मतलब आप फोटोज को पहले डिफ्यूज्ड फॉर्म में रखते हो जिसमें बहुत सारी चीजें, अनशन चीजें, मतलब ऐसी चीजें जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है वो होती हैं। फिर आप क्या करते हो, उस इमेज को साफ सुथरा बनाते हो, डिफ्यूज करते हो। तो कौन सा इंजन यूज हो रहा है, डिफ्यूजन, ठीक है। अब मुझे बता दो आप क्या क्या जनरेट कर सकते हो एआई से। देखो क्या क्या कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट जनरेट करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया, वंस अपॉन के बाद अ टाइम जनरेट किया। कोई इमेज जनरेट करनी है जैसे मैंने बताया था फोन में आप कर सकते हो, वीडियो जनरेट करनी है, ऑडियो करनी है, कोई कोड करना है जनरेट, तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। अब जनरेटिव एआई में एक और टर्म होती है हेलुसिनेशंस। जनरल एआई में भी इसको यूज करते हैं। हेलुसिनेशन का वैसे मतलब क्या होता है, हेलुसिनेशन किस लिए बोलते हैं, ऐसी चीज जो आपको रियल लगती है लेकिन वो रियल होती नहीं, उसी को बोलते हैं हम हेलुसिनेशंस। ऐसा ही आपके साथ एआई के साथ होता है, ठीक है। कभी कभार आपका एआई इतना श्योर आंसर देगा, उसकी रीजनिंग भी देगा आपको, लेकिन वो आंसर करेक्ट नहीं होता,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। और ये बहुत बार होता है, ठीक है। कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैंने चैट जीपीटी पे सर्च किया था मैम यही आंसर है। अभी मैंने पीछे वीडियो डाली थी उसमें भी कई चीजों में ऐसे कहा गया था कि मैम चैट जीपीटी ने बताया है। तो देखो चैट जीपीटी में बहुत बार हेलुसिनेशन होता है, मतलब वो इतना श्योरली आपको आंसर बताएगा और इतना श्योरली अपनी रीजनिंग देगा, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं होता, ठीक है। वो प्रिटेंड करता है, वो आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं सही हूं और उसकी रीजनिंग भी देता है, लेकिन वो सही नहीं होता, हर सिचुएशन में सही नहीं होता। उसे हम बोलते हैं हेलुसिनेशंस। तो जब भी एआई के साथ काम करें इस वर्ड को ध्यान रखें कि इसमें हेलुसिनेशन भी होता है। तो आपकी एआई की बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी, मतलब 100% क्रेडिबिलिटी हम नहीं मान सकते। वो भी क्या करता है, हेलुसिनेट करता है, गलतियां करता है, ठीक है। सो देखो मैं है ना प्रॉपर डेफिनेशंस आपको लिख के नहीं दे रही हूँ इसमें, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा मुझे लिखने में। ये मेरे नोट्स हैं, ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर ये नोट्स चाहिए तो वहां से ले लेना। अभी मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ बोर्ड पे कि आप लोगों को बस समझा पाऊँ और आप लोग समझ पाए, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है एआई मॉडलिंग। ये एक स्टेप था आपके प्रोजेक्ट साइकिल में। क्या ये स्टेप था? हाँ ये स्टेप था। इसमें मैंने क्या बताया था कि आप अपने डिवाइस को क्या करते हो, ट्रेन करते हो, ठीक है। उसको समझाते हो, उसको डेटा देते हो, उसको समझाते हो कि उसे कैसे वर्क करना है, उसको डेटा देते हो ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ये बताया था। अब ये बताओ कि एआई मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। पहले क्या करना होता है, एआई मॉडलिंग का कुछ वर्क फ्लो है। कैसे काम करता है ये, कैसे काम करता है, मॉडलिंग करनी है हमें, जब भी अपनी डिवाइस को कुछ सिखाना है, ट्रेनिंग देनी है, तो कैसे करनी है। पहले एक आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें मैं उसे मॉडल करना चाहती हूँ। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं मॉडलिंग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 इंजन होते हैं, इससे पहले बताया ना, ट्रांसफॉर्मर और डिफ्यूजन। अगर आपको इमेजेस के साथ काम करना है, इमेज को और क्लियर करना है, उसको और अच्छे से दिखाना है, तो आप किसका काम, किस मॉडल का यूज करोगे, किस इंजन का यूज करोगे, डिफ्यूजन का। अगर आपको ऐसी कोई एआई बनाना है जो प्रिडिक्ट कर सके आगे, मतलब आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो और वो उस टेक्स्ट को आगे प्रिडिक्ट कर सके बिना लिखने, आपके लिखने से पहले, तो आपको क्या लगाना है, ट्रांसफॉर्मर इंजन लगाना है। ऐसे ही बहुत सारे मॉडल्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं हर डिफरेंट काम के लिए, ठीक है। तो हमें पहले वो मॉडल सेलेक्ट करना है, हमें वो आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है। फिर ट्रेनिंग फेज आता है आपका, जिसमें आप डेटा देते हो, जिसमें आप अपने डिवाइस को ट्रेन करते हो, ठीक है। और ट्रेन करने के बाद आप करते हो वैलिडेशन या फिर टेस्टिंग। इसमें आप क्या करते हो, कोई नया इनपुट, कोई नया डाटा अपने डिवाइस को देते हो और उस नए डेटा पे वो कैसे वर्क कर रहा है, उसको वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये किस फेज में पता चलता है, ये वैलिडेशन और टेस्टिंग वाले फेज में पता चलता है। तो कैसे वैलिडेशन होता है, जब आप कोई नई इंफॉर्मेशन उसे के देते हो, नई, मान लो जैसे एग्जांपल से समझो, एआई मॉडलिंग ऐसे मानो कि आप कोई टीचर हो और आप अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे हो, बता रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मैं कैसे ट्रेनिंग दूं, ठीक है। मैं कैसे अपनी चीजों को समझाऊं, एक ग्रुप में समझाऊं या इंडिविजुअली हर बच्चे को समझाऊं या उनका ग्रुप्स डिवाइड कर दूं, ग्रुप डिस्कशन कर दूं, ये सब चीजें आप सोचोगे कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक आर्किटेक्चर डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, कि कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो होगा। फिर आप क्या करोगे, ट्रेनिंग फेज जो भी आपको समझाना होगा वो समझाओगे। मान लो मैंने अपने बच्चों को समझा दिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैंने समझा दी। उसके बाद क्या करोगे, आप वैलिडेट करोगे अपनी ट्रेनिंग को। आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो प्रैक्टिकल हो, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपने डायरेक्ट अपने वर्ड्स में ना समझाया हो बच्चों को, कोई ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि बच्चों को समझ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। या फिर ऊपर ऊपर से बस जब आप ट्रेनिंग हुई तो सब हाँ हाँ कर रहे हैं, सब गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, लेकिन जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो कि डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप आंसर नहीं दे पाए, इसका मतलब आप टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो यही आपका मॉडलिंग में भी वर्क फ्लो होता है। पहले आप आर्किटेक्चर सेलेक्ट करते हो, फिर ट्रेनिंग देते हो और फिर वैलिडेट करते हो या फिर टेस्टिंग करते हो। अब आपके पास जो मॉडलिंग अप्रोचेस है, जो मैं कह रही हूं कि आप आर्किटेक्चर सेलेक्ट करते हो या कैसे ट्रेनिंग देनी है वो सेलेक्ट करते हो, उसके भी कुछ अप्रोचेस हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग पर्पस के लिए। क्या क्या मॉडल्स हैं, पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग,
कैसी कैसी लर्निंग है ये? सुपरवाइज्ड लर्निंग है। मतलब मान लो एक टीचर और क्लासरूम है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर पढ़ा रहा है। तो जब आपके पास टीचर पढ़ा रहा होता है, एक सुपरविजन के लिए एक इंसान बैठा है जो आपको ये बता सकता है कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया है या सही किया है। ठीक है, अगर स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है तो टीचर बता सकता है ना कि यहाँ पे नहीं, देखो ये गलत कर रहे हो आप, ये सही कर रहे हो। तो ये कैसे टाइप की लर्निंग है? ये सुपरवाइज लर्निंग है। एक इंसान को आंसर पता है और वो आपको डिक्टेट कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि भाई तुम्हारा आंसर गलत है या सही है। ठीक है, एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आपके पास कोई टीचर नहीं होता। इसको आप ऐसे मानो जैसे आप घर पे खुद पढ़ रहे होते हो, ठीक है, और आपका आंसर गलत आता है, आपको समझ ही नहीं आता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्यों गलत आ रहा है। आप कहीं फोन में सर्च करते हो, कहीं लैपटॉप में सर्च करते हो, कहीं चैट जीपीटी करते हो, कहीं किताब खोलते हो, बुक खोलते हो। वो कैसी लर्निंग है? वो अनसुपरवाइज लर्निंग है। मतलब आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि तेरा आंसर सही है या गलत है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, और एक होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? लर्निंग जो कि रिवॉर्ड के बेसिस पे हो। मतलब अगर किसी ने सही आंसर दिया है और टीचर जाके उसे टॉफी दे दे या कोई रिवॉर्ड दे दे, तो वो कैसी होगी? रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगी। आपको ये लगेगा, स्टूडेंट को ये लगेगा, अरे वाह, लर्निंग से हमें क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट हो रही है, तो आप और ज्यादा अच्छे से लर्न करोगे। तो ये 3 टाइप की आपकी मॉडलिंग अप्रोचेस होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा एआई की टर्म्स में समझ लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें आपको डेटा दिया जाता है। डेटा तो हर एक में दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन डेटा देते टाइम आपको एक लेबल भी दिया जाता है। लेबल का मतलब सही या गलत बता दिया जाता है। ठीक है, आपको डेटा के साथ ये बता दिया जाता है कि देखो सही ये है, हाँ ये है और ना ये है। मान लो आपको कोई पैटर्न मैचिंग करनी है, ठीक है, आपको अब ये चाहते हो कि मेरा जो एआई है वो ये बता सके कैट कौन होता है और डॉग कौन होता है। ठीक है, ये बता सके तो आप डेटा में क्या दोगे? बहुत सारी कैट्स दोगे, डॉग दोगे, ठीक है, फिर कैट दोगे, फिर डॉग दोगे, ऐसे बहुत सारा डेटा दोगे कैट और डॉग का। ठीक है, अगर आप डेटा के साथ लेबल भी दे रहे हो, मतलब उन्हें पिक्चर बना के दे रहे हो कि भाई कैट ये होती है जिसके 4 पैर हैं, डॉग ये होता है, डॉग का ऑप्शन ही लेते हैं, थोड़ा सिमिलर से ही होते हैं। ठीक है, आप ले लो फ्लाई, ले लो कि मक्खी। ठीक है, तो मक्खी वो होती है जिसके पंख हो, या बर्ड ले लो, मक्खी क्या, बर्ड, ठीक है, बर्ड ले लेते हैं। तो बर्ड क्या होती है? जिसके पंख होते हैं, ठीक है, चोंच होती है, ये सारे क्या है? आपके बर्ड हैं। तो आप लेबल साथ में दे रहे हो कि भाई कैट ऐसा दिखता है और आपका बर्ड ऐसा दिखता है। तो इस लेबल के बेसिस पे आपका एआई क्या करेगा? इस डेटा को पढ़ेगा और इस पे क्या करेगा? अपने आप को ट्रेन करेगा। मतलब जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे बर्ड दी गई है, फिर यहाँ पे और कैट दी गई है, बर्ड दी गई है, ठीक है, तो जैसे पहला डेटा मेरे पास क्या है? कैट है, उसको मैच करेगा अपने लेबल से। ठीक है, अब उसको डेटा मिल गया है, अब वो क्या करेगा? लेबल से जाके मैच कर लेगा कि भाई उसे सही और गलत पता है। ठीक है, उसे ऑलरेडी पता है कि कैट क्या होती है और बर्ड क्या होती है। तो जो ऐसे टाइप की आपकी मॉडलिंग होती है उसे हम सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, जिसमें आप ऑलरेडी जो आपका आंसर है, जो आपका आउटपुट है, वो दे देते हैं। ठीक है, जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो क्या होती है? वो अनलेबल्ड लर्निंग होती है। मतलब आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं होता, कोई ऐसा लेबल नहीं होता कि भाई कैट ये होते हैं, बर्ड्स ये होते हैं। आप अपने डेटा को जब पढ़ रहे होते हो, जब समझ रहे होते हो, आपकी मशीन डेटा को समझ के खुद पैटर्न को इवॉल्व करती है। खुद इतनी सारी बर्ड्स और कैट को वो देखेगी और फिर देखेगी कि बहुत सारे ऐसे, मतलब हमने कैट और बर्ड बहुत सारी दे रखी है, तो खुद से ऐसे देखेगी कि कई इसमें क्या है, कई एनिमल्स में क्या है, कान है, ठीक है, 4 पैर हैं, कई एनिमल्स में क्या है, आपके पास पंख है। तो वो क्या करेगी? खुद से क्लासिफिकेशन करेगी कि हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, कुछ के पास क्या है, आपके पास पंख हैं, ठीक है, कुछ के पास क्या है, लेग्स हैं। ठीक है, तो ऐसे वो खुद से क्लासिफाई करेंगे और ज्यादा क्लासिफिकेशन होगी। इसके पास क्या है, आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन बताओ कि भाई अगर लेग्स हैं और ईयर है, 2 ईयर्स हैं, ठीक है, 2 कान हैं, तो खुद से क्लासिफाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, खुद से ऑब्जेक्ट को देख के, उनको समझ के खुद से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। तो समझ आया होगा कि ये दोनों जो आपके
मॉडलिंग के वो है, मॉडलिंग अप्रोचेस है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग की समझ आ गई होगी, ठीक है। एक में लेबल्ड होता है डाटा, मतलब लेबल आपको साथ में दिया जाता है, जो आपको आउटपुट निकालना है उसकी समझ आपको पहले ही दे दी जाती है। ये अनसुपरवाइज होती है, इसमें जो आपकी ऑब्जेक्ट है, जो एआई डिवाइस है, उसको खुद पता लगाना होता है, खुद क्लासिफिकेशन करनी होती है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये कैसी लर्निंग होती है, जिसमें आपको बार बार रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। आप कोई भी एक चीज करते हो, मान लो कोई इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट है और आपका कोई एजेंट है। एजेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट से सेंस करेगा, जैसे आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, वो क्या करती है, इन्वायरमेंट को सेंस करती है और उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन करती है, ठीक है। एक्शन करती है कि भाई ब्रेक लगाना है, एक्सेलरेशन देनी है, ये आप एक्शन कर रहे हो। और कैसे एक्शन कर रहे हो, पहले आप सेंस कर रहे हो इन्वायरमेंट को। मान लो कोई पत्थर रोड पे आ गया है, तो आपने पहले उसे सेंस किया, आपके एजेंट ने फिर कोई एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। ये सारी चीजें आप करते हो। जब ऐसा हो जाए कि आपको कोई रीइंफोर्समेंट या फिर रिवॉर्ड मिलने लगे, ठीक है, जब आपको कोई लर्निंग करते टाइम कोई रिवॉर्ड मिलने लगे, तो उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलती है, तो ये वाली लर्निंग अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 लर्निंग अप्रोच है, मॉडलिंग अप्रोच है, जो मॉडलिंग में काम आती है। 3 तरीकों से आप मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आपका अगला टॉपिक है इवैल्यूएशन। ये भी आपकी प्रोजेक्ट साइकिल में एक पार्ट था मॉडलिंग करना, ठीक है, ट्रेनिंग करना। उसके बाद क्या करते थे, आप टेस्टिंग करते थे, ठीक है। टेस्टिंग या वैलिडेशन करते थे, वो किस में करते थे, इवैल्यूएशन वाले फेज में करते थे। आप अपनी मशीन को चेक कर रहे हो कि भाई वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्यों करते हैं हम ये इवैल्यूएट, ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी मशीन कितना अच्छे से काम कर रही है। टू प्रिवेंट ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। 2 टर्म होती है हमारे पास, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग का मतलब होता है कि आप अगर अपनी मशीन को ज्यादा डेटा प्रोवाइड नहीं करते, आपकी मशीन एक पुअर लर्निंग मशीन है, उसको समझ नहीं आ रही है चीजें, आपने ज्यादा डेटा प्रोवाइड नहीं किया, तो वो क्या करेगी, गलत आंसर देगी, रॉन्ग आंसर देगी। कुछ चीजें आपको, मतलब आपने डेटा प्रोवाइड तो किया लेकिन सफिशिएंट डेटा प्रोवाइड नहीं किया, तो अगर आपको ये नया डेटा टेस्टिंग के टाइम देंगे तो वो अच्छे से आंसर नहीं कर पाएगी, रॉन्ग आंसर करेगी, उसे हम कहते हैं अंडर फिटिंग, ठीक है। एक वर्ड होता है ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग का मतलब होता है कि आप इतना ज्यादा उसको डेटा दे दो, इतनी ज्यादा उसकी ट्रेनिंग कर दो कि मतलब वो नॉइस को भी डेटा समझने लगे। समझ आई बात मैंने क्या बोली? इसको ऐसे समझो, 2 स्टूडेंट हैं, एक है अंडर फिटिंग, एक है ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग स्टूडेंट वो है जिसने पढ़ाई ही कम की है, ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं है, तो उसको तो जब वो एग्जाम में बैठेगा तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो वो क्या है, आपकी अंडर फिटिंग है कि उसके पास डेटा, ट्रेनिंग का डेटा सफिशिएंट नहीं था, हमने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की, वो आंसर नहीं दे पा रहा। एक होता है ओवर फिटिंग, एक ऐसा बच्चा जो सब कुछ लर्न कर लेता है, जो नहीं भी लर्न करना होता तो भी लर्न कर लेता है, मतलब सिलेबस आपका 20% दिया है, वो 120% पढ़ के जा रहा है, सब चीजें पढ़ के जा रहा है, तब भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख जाते होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं लेकिन तब भी उनके मार्क्स नहीं आते, क्योंकि वो इतनी ज्यादा अननेसेसरी चीजें पढ़ लेते हैं, ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए थी, जो उनके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट, मतलब बहुत ज्यादा थी, तो उसको हम बोलते हैं ओवर फिटिंग। मतलब आपने इतनी तैयारी कर ली, इतना डाटा आपने दे दिया कि वो डाटा पढ़ते पढ़ते वो नॉइज को भी डाटा कंसिडर करने लगा, तो जब भी आप कोई नया डाटा देंगे उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये नॉइज है या डाटा है, वो नॉइज पे भी उसको डाटा की तरह ट्रीट करेगा, उस पर भी आंसर्स देगा, रिप्लाई देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं? हम बार बार टेस्टिंग करेंगे, बार बार नई चीजों को एज अ इनपुट देंगे, नई चीजों पे अपनी जो डिवाइस है उसको टेस्ट करेंगे, और बार बार टेस्ट करने से हमें समझ आएगा कि कहीं ओवर फिटिंग तो या अंडर फिटिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। और किस लिए करते हैं? टू कंपेयर मॉडल्स। अब बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं हमारे पास, दोनों को कंपेयर करना है कि भाई कौन अच्छा, किस फील्ड में कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लो मुझे टेक्स्ट जनरेशन करनी है, मैं कोई स्टोरी राइटर हूं और मुझे स्टोरी लिखनी है, तो कौन सा ऐसा एआई है जो बेटर स्टोरी लिखता है, ठीक है, कौन सा ऐसा, दोनों एआई को कंपेयर करने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं बहुत सारे एआईज को।
टू एक्सेस सेफ्टी, मतलब आपका जो एआई है वो कितना एरर दे रहा है, कितने % टाइम वो सही रहता है, कितने % टाइम वो गलत रहता है। ऐसा आज तक कोई एआई नहीं बना है जो 100% आपको सही आंसर दे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमें जो एरर, परसेंटेज ऑफ एरर है, ये पता होना बहुत जरूरी है। जैसे जब भी आप मेडिकल फील्ड में एआई का यूज करना चाह रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपकी मशीन कितना एरर कर सकती है, ठीक है, कितनी एरर की प्रोबेबिलिटी है। तो ये पता करने के लिए भी हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अब इवैल्यूएशन करते कैसे हैं? इवैल्यूएशन का एक तरीका होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स की मदद से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। मतलब देखो, एक आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स होती है जिसमें कुछ डेटा स्टोर होता है। इस मैट्रिक्स पे, इन चीजों पे आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाते हैं और फिर उन फॉर्मूला से आप करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी क्या है इस डिवाइस की, ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जो हम किस पे यूज करते हैं, इस मैट्रिक्स पे यूज करते हैं। तो पहले इस मैट्रिक्स को समझ लो, ये क्या है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये 2x2 की मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। इसमें आप क्या स्टोर करते हो, देखो आपने 4 चीजें स्टोर कर रखी हैं। वो 4 कैसे स्टोर की हैं, देखो। अगर आपका, मान लो आपका कोई डिवाइस कोई काम कर रहा है, ठीक है, और वो डिवाइस काम कर रहा है, अगर वो सही से काम कर रहा है तो मतलब यस, ठीक है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो मतलब नो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपके डिवाइस दो वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है, या तो आपका डिवाइस यस वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है या आपका डिवाइस नो वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब जो आपने इनपुट दिया है उस पे सही में आंसर क्या आना चाहिए। अगर सही में आंसर यस आना चाहिए और आपका डिवाइस भी यस दे रहा है, ठीक है। मान लो आप ये बताना चाहते हो कि आपकी ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये फिश है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक तो होता है कि एक्चुअल क्या आंसर है आपका, हाँ ये फिश है, ठीक है। और दूसरा ये आंसर होगा कि आपका एआई क्या बता रहा है कि हाँ ये फिश है। ऐसे होता है ना। तो कितने आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, जब एक्चुअल में वो फिश हो और आपका एआई भी बता रहा हो कि फिश है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव यानी कि टीपी, ठीक है। फिर होता है कि एक्चुअल में वो फिश नहीं है। मान लो मैं फ्लावर बना देती हूँ और फिर बोलती हूँ कि ये बताओ ये क्या है, तो एक्चुअल में वो फिश नहीं है, एक्चुअल में इट्स नो, लेकिन तब भी मेरा डिवाइस क्या कह रहा है कि वो फिश है, तो उसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव या एफपी। ट्रू पॉजिटिव समझ आया, जब सही में भी ट्रू और आपका डिवाइस भी ट्रू बता रहा है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब जब सही में आपकी वैल्यू क्या है, नो है, और तब भी आपका डिवाइस क्या बता रहा है, यस बता रहा है कि वो फिश है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव है नहीं लेकिन बता रहा है पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, अगर ये आपके पास फिश नहीं है, ठीक है, आपके एक्चुअल में क्या है, फिश है और आपका डिवाइस क्या बता रहा है कि नहीं है, उसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। मतलब आपका डिवाइस क्या बता रहा है कि नहीं है लेकिन एक्चुअल में क्या है, तो वो क्या बन गया आपके पास, फॉल्स नेगेटिव बन गया, ठीक है। नेगेटिव तो उसने दिया है लेकिन कैसा नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। और क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव, अगर एक्चुअल में वो वैल्यू क्या है, नो है, ठीक है, आपकी वो फिश नहीं है और आपका डिवाइस भी नो बता रहा है, तो नेगेटिव तो दे रहा है वैल्यू लेकिन वो ट्रू नेगेटिव है, मतलब सही में नेगेटिव है, ठीक है। अब इन चीजों का यूज करके, ये जो ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है, इन वैल्यूज का यूज करके आप एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी निकाल सकते हो यूजिंग सम फॉर्मूलाज, वो देख लेते हैं। अब देखो, हम ये मैट्रिक्स का यूज करके कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं, कैसे ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपका डिवाइस एक्यूरेट है कि नहीं, प्रिसाइज है कि नहीं। उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। देखो क्या होते हैं, मैट्रिक्स तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रू पॉजिटिव क्या है, फॉल्स नेगेटिव क्या है। अब देखो एक्यूरेसी कैसे पता चलती है, किसी भी डिवाइस की एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, परसेंट ऑफ टोटल गेसेस दैट वर करेक्ट। ऐसे कौन कौन से गेसेस हैं जहां पे मेरी मशीन ने सही करेक्ट गेस किया है। कहां कहां सही गेस किया है, जब एक्चुअल वैल्यू भी यस थी और प्रिडिक्टेड वैल्यू भी यस थी, जब हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट था वो भी यस था और प्रिडिक्शन भी क्या था, यस था, तो आपके टीपी पे मतलब ट्रू पॉजिटिव पे सही वैल्यू आई, मतलब करेक्ट आंसर आया। फिर दूसरा कहाँ करेक्ट आंसर आया, जब एक्चुअल में आपकी वैल्यू नो थी और आपने प्रिडिक्शन भी क्या की, नो की। तो ये ट्रू नेगेटिव, मतलब दो जगह आपका क्या था, आपके करेक्ट गेसेस थे, ठीक है, और उनकी क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे आप
टोटल लिख देंगे, जो भी आपके जितने भी गेसेस थे सही गलत सब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी। ऊपर क्या लिखना है, टोटल गेसेस लिखने हैं जो करेक्ट थे। करेक्ट कहाँ थे, जब एक्चुअल आंसर भी यस हो, प्रिडिक्टेड आंसर भी यस हो, जब एक्चुअल नो हो, प्रिडिक्टेड भी नो हो, तो यहाँ पे ट्रू नेगेटिव। ठीक है, इनको आपने कैलकुलेट कर दिया और जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी परसेंटेज आएगी वो क्या है, एक्यूरेसी परसेंटेज है। ठीक है, ऐसे ही हम प्रिसीजन निकाल सकते हैं। प्रिसीजन का मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है, ये क्या होता है, ऑफ ऑल द टाइम्स एआई सेड यस, जहां जहां पे भी एआई ने यस कहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट वाज एक्चुअली राइट। ठीक है, जहां जहां भी आपके डिवाइस ने यस कहा है, उनमें से कौन सी जगह पे वो सही में सही था, वो होती है आपकी क्वालिटी। तो कहाँ था ऐसा जहां पे एक्चुअली भी यस था, प्रिडिक्टिव भी यस था, बस एक जगह था। ठीक है, जो कि है आपकी टीपी। और नीचे क्या लिखना है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ऑल द टाइम्स एआई सेड यस, कहाँ कहाँ एआई ने यस कहा और उनमें से कौन सा सही था, इसका रेशियो निकालना है। तो कहाँ कहाँ एआई ने यस कहा है, प्रिडिक्टेड सारी वैल्यूज यस है, ट्रू पॉजिटिव भी यस है, फॉल्स पॉजिटिव भी यस है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा। तो कहाँ कहाँ एआई ने यस कहा है, आपके टीपी पे कहा है और फॉल्स पॉजिटिव पे, मतलब इस वाली लाइन में आपके यस कहा है, तो यहाँ पे टीपी और एफपी आएगा, गलती से मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो आपका क्या रेशियो निकलेगा, जहां पे सही में आंसर सही था, और नीचे वो लिखना है जहां पे आपकी मशीन ने सही कहा था। ठीक है, गलत जगह पे भी और सही जगह पे भी उन दोनों का रेशियो आएगा। इससे आपको क्या पता चलेगा, प्रिसीजन या फिर आपके एआई डिवाइस की क्वालिटी पता चलेगी। ठीक है, अब एक और चीज होती है जिसको हम रिकॉल बोलते हैं। रिकॉल क्या होता है, क्वांटिटी या फिर सेंसिटिविटी भी कह देते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑफ ऑल द रियल यस केसेस, जितने भी आपके रियल यस मतलब एक्चुअल यस केसेस हैं, हाउ मेनी डिड द एआई कैच। ठीक है, एक्चुअल यस केसेस में से एआई ने कितने पकड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे। मतलब ऑफ ऑल द रियल यस केसेस, कितने रियल यस केसेस हैं, एक्चुअल यस कौन कौन से हैं, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। इनमें से एआई ने कौन सा कैच किया है, सिर्फ ट्रू पॉजिटिव वाला। तो क्या रेशियो होगा, ट्रू पॉजिटिव का रेशियो होगा ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, यानी कि इन दोनों से। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा, क्वांटिटी या रिकॉल वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, अब एक लास्ट में हम एक फाइनल स्कोर निकालते हैं जिसको बोलते हैं F1 स्कोर या बैलेंस। उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू प्रिसीजन। प्रिसीजन हमने निकाल लिया है यहाँ पे। ठीक है, प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। इससे एक नंबर पता चलता है, एक नंबर आता है जो आपको फाइनल स्कोर देता है आपके डिवाइस का। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलाज को यूज करके कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ आप अपनी डिवाइस का, मशीन का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है कि आपकी मशीन क्या नहीं होनी चाहिए, ओवर फिटेड नहीं होनी चाहिए, अंडर फिटेड नहीं होनी चाहिए। दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो आपके नोट्स में लिखा भी मिल जाएगा, एक बार आप नोट्स को रीड जरूर कर लेना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। इसका मतलब क्या है, आपके अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मतलब आपका ऑब्जेक्ट अंडर फिटेड भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपने उसको कम डेटा दिया है, ठीक है, वो रिप्लाई कर ही नहीं पा रहा, आंसर दे ही नहीं पा रहा, और ओवर फिटेड भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने इतना डेटा दे दिया कि अब वो नॉइस को भी क्या है, डेटा की तरह ट्रीट कर रहा है और उसे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा नॉइस है और कौन सा डेटा है। तो इन दोनों के बीच का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएंस बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब आप देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ओवरफिटेड का एक और टर्म होता है, ओवरफिटेड को हम क्या बोलते हैं, हाई वेरिएंस। ठीक है, ये आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। बाकी मतलब तो मैंने समझा ही दिया है ओवर और अंडर फिटेड का। इसको हम बोलते हैं हाई बायस। तो इन दोनों हाई बायस और हाई वेरिएंस का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिसको हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ बोलते हैं। इन दोनों का बैलेंस होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है स्टैट्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एआई। अब आपको ये तो पता है कि आप डेटा देते हो अपनी एआई डिवाइसेस को ट्रेनिंग करने के लिए। उस डेटा पे हमें कुछ स्टैटिस्टिक फॉर्मूले या कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। क्यों लगाने पड़ते हैं, देखो, मैथमेटिकल फाउंडेशन यूज टू कलेक्ट
या तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए या एनालाइज करने के लिए या उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए जो आपने प्रोजेक्ट साइकिल में दिया है, अपने डिवाइस को जो आप देना चाहते हैं, उस सारे डाटास को कलेक्ट, एनालाइज या इंटरप्रेट करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला का यूज करते हैं या स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, जो मैथ से रिलेटेड होता है। देखो अब आपके पास एक स्टैटिस्टिक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो हम डाटा को एक्सप्लोर करते टाइम यूज करते हैं। डाटा को एक्सप्लोर करना मतलब डाटा के बारे में समझना कि वो डाटा क्या बताना चाहता है। अपने डिवाइस को देने से पहले आपको खुद ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपका डेटा कैसा है, तो पहले आपको अपने डेटा पे खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है। और वो आप कैसे करते हो? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मदद से करते हो, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको क्या बताते हैं? डिस्क्राइब करते हैं आपके डेटा को। कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मीन, मोड, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल के, ठीक है। मतलब कोई आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है तो आप उसका मीन निकालेंगे, मतलब आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है, मतलब जो पूरी डेटा है, पूरा न्यूमेरिकल डेटा है, वो किस डेटा के आसपास घूम रहा है, क्या उसका मीन है, क्या एवरेज है, ठीक है, क्या मोड है, क्या आपके पास मीडियन है, क्या सेंटर वैल्यू है आपके पास, ठीक है, और क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब आपके मीन के साथ कितनी डेविएशंस है, मतलब जो दूसरी वैल्यूज है वो कितनी डेरिवेटेड है या कितनी उनमें डेरिवेशंस है आपकी मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये सब आप जान के आप क्या करते हो? आप अपने डेटा को डिस्क्राइब करते हो, आप खुद जानते हो अपने डेटा को। कैसे जान रहे हो? उस पे पूरे डेटा पे आप मीन निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो, मीडियन निकाल रहे हो, आपको पता चल रहा है कि जो आपकी पूरी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसमें से मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या है, आपकी बीच की यानी मीडियन वैल्यूज क्या है, मोड क्या है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है, ठीक है। तो ये एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरा कौन सा होता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, जिसमें आप इन्फर कर रहे हो, मतलब कुछ निकाल रहे हो, जो आप कहाँ करते हो? इवैल्यूएशन वाले फेज पे करते हो। क्या करते हो? इन्फ्रेंस, मतलब कुछ निकालना, कुछ प्रूव करना, ठीक है। इसमें आप कैसे करते हो इन्फ्रेंस? आप हाइपोथेसिस बनाते हो, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो, जब आप एआई डिवाइस बना रहे हो, तो उससे पहले आप हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हो कि मेरा डिवाइस ये काम करेगा, और इवैल्यूएशन के टाइम पे अपने हाइपोथेसिस को क्या चेक करते हो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मान लो आपने एक डी डिवाइस बनाया है, एक डी मशीन बनाई है जो एआई यूज कर रही है, ठीक है। उस मशीन बनाते टाइम आप क्या करेंगे? एक हाइपोथेसिस बना लेंगे, और उस हाइपोथेसिस को कब चेक करेंगे? जब आप इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, जब आप इवैल्यूएशन फेज में उस हाइपोथेसिस को चेक करते हो, ठीक है। ऐसे ही आप नल हाइपोथेसिस भी बना सकते हो। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई नेगेटिव हाइपोथेसिस बना लेना। मान लो आप चाह रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट आर काम करे, ठीक है, कोई आर काम है, एक्स काम है, ठीक है, कोई एक्स काम आप अपने डिवाइस से कराना चाहते हो, तो आप पहले ही हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे कि वो एक्स काम ये डिवाइस नहीं कर पा रहा, ठीक है, नहीं कर पा रहा। तो ऐसा जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस बनाना, और उसको कहाँ चेक करेंगे? इवैल्यूएशन के टाइम पे चेक करेंगे, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी होता है, जिसमें आप ऐसा हाइपोथेसिस बनाते हो कि आपका डिवाइस जो आप सोचते थे उससे बेटर काम कर रहा है। ऐसा हाइपोथेसिस आप बनाएंगे और उसको कहाँ चेक करेंगे? इवैल्यूएशन वाले फेज पे, ठीक है। ऐसे ही एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे ये पता चलता है कि जो आपका डेटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको पता चलता है किसमें? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, कि आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप कहाँ पता लगाते हो? इसमें, ठीक है। फिर अगला है आपका स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप मैट्रिसेस। ये जो स्टैटिस्टिक का रिलेशनशिप मैट्रिसेस है, इसमें आप क्या बताते हो? मान लो आपका डिवाइस है वो बहुत सारे वेरिएबल्स पे काम कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं। कोई डिवाइस ए है, उसको बहुत सारे वेरिएबल्स जो है वो कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। उन वेरिएबल्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये जो एक्स वाई वेरिएबल्स हैं ये आपस में क्या रिलेशनशिप होल्ड करते हैं। अगर आप एक्स की वैल्यू कम करोगे तो वाई की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या एक्स की वैल्यू ज्यादा करोगे तो वाई की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये सब कहाँ से पता चलता है? स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप मैट्रिसेस से पता चलता है। तो आपका स्टैट्स क्या काम करता है? आपके डाटा को एक्सप्लोर करने का या आपके डाटा को समझने के कुछ फाउंडेशन देता है, कुछ तरीके देता है,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा अगला टॉपिक क्या है, वो है CV, कंप्यूटर विजन। याद करो ये हमने कब पढ़ा था, सबसे शुरू में जब हम लेक्चर शुरू कर रहे थे तो हमने देखा था कि कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 डोमेन्स हो सकते हैं। ठीक है, उन 3 डोमेन्स में से एक डोमेन हमारे पास क्या थी, कंप्यूटर विजन थी। ये क्या करता था, आपकी इमेज डाटा को क्या करता था, इंटरप्रेट करता था, एनालाइज करता था। उस इमेज में से कोई क्लासिफिकेशन करनी हो, किसी ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन करना हो कि ये ऑब्जेक्ट ये है, ये सब काम कौन करता था, आपका कंप्यूटर विजन। ठीक है, तो ये क्या है, ये AI की एक ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हो, इमेजेस को इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो। ठीक है, कैसे करते हो, क्या क्या प्रोसेस रहता है आपका वो इमेज को एनालाइज करने का। सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी इमेज को पिक्सल्स में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपका कंप्यूटर क्या है, सिर्फ नंबर और बिट्स की फॉर्म में चीजों को समझ सकता है। तो जो आपकी इमेज है, जो कि कुछ ऐसे फॉर्म में होती है, ठीक है, ऐसे कुछ बनी होती है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, पिक्सल्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और जब पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसकी मैट्रिसेस बनाते हैं। ठीक है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में उन पिक्सल्स को लिखते हैं, और जब मैट्रिसेस बन जाती है उसके बाद उसमें से हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस इमेज में क्या पैटर्न शो हो रहा है, क्या हमें डिटेक्ट करना है, वो हम कहाँ करते हैं, पिक्सल्स में और मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के बाद। अब ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन है, ये हम किस एल्गोरिदम की मदद से करते हैं, हमारे पास होता है CNN एल्गोरिदम, CNN एल्गोरिदम होता है हमारे पास पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। क्या होती है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। ये क्या है, आपका एक एल्गो है, एक एल्गोरिदम है। आपकी जो डिवाइस है वो इमेजेस को कैसे इंटरप्रेट कर रही है, कैसे एनालाइज कर रही है, इस एल्गो की मदद से कर रही है। अब ये एल्गोरिदम कैसे करता है, ये अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी पूरी CNN की वर्किंग है। अगर आपको ये समझ आ गई तो मतलब आपको पूरा CV, कंप्यूटर विजन कैसे काम करता है, जो आपका ये डोमेन है वो कैसे काम करती है, समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ इमेज होगी आपके पास, कोई फोटो होगी, कोई भी इमेज होगी जिसपे आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, या इमेज डिटेक्शन करना चाहते हैं, या कुछ क्लासिफिकेशंस करना चाहते हैं। वो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। ठीक है, एक फोटो चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी आप ये CNN एल्गोरिदम लगाते हैं, उसमें क्या करते हो, आप इमेज इनपुट करते हो, और उस इमेज को जो भी आपको साइज चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा डाटा है जो नहीं चाहिए है, कुछ नॉइस है, उसको आप इस फर्स्ट स्टेज पे हटा देते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स लगाओगे। ठीक है, वो क्या होती है, अभी मैं डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगी। ये क्या करती हैं, इट फिल्टर्स आर अप्लाइड टू द इनपुट इमेज। फिल्टर्स अप्लाई किए जाते हैं, किस पे अप्लाई किए जाते हैं, आपकी इनपुट इमेज पे, जो कि फर्स्ट स्टेप से इनपुट हुई है। ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स लाइक एजेस, टेक्सचर एंड शेप्स। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी इमेज में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एजेस कितने हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से एजेस हैं, शेप्स को या फिर आपके टेक्सचर्स को पता करते हैं। कैसे पता चलते हैं, यहाँ देखो डायग्राम में मैंने एक इमेज ली है, उसके अंदर मेरा बटरफ्लाई बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो आपका यही हो गया कि आपने इमेज को इनपुट करा दिया। ठीक है, जिस फॉर्मेट में, जिस साइज में आप इनपुट कराना चाहते हैं, जिस पे आपका एल्गोरिदम वर्क करता है, उस साइज में आपने इनपुट करा दिया। फिर आप क्या करोगे, इस इमेज पे क्या लगाओगे, कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाओगे। ये क्या है, आपकी कॉन्वोल्यूशनल लेयर है। ये क्या करेगी, आपकी इमेज पे मूव करेगी। ठीक है, साइड टू साइड, ऐसे टॉप टू बॉटम पूरी इमेज पे ऐसे मूवमेंट करेगी। एक लेयर होती है और आपकी पूरी इमेज पे ऐसे मूव करेगी और आपकी इमेज को एक तरीके से स्कैन करेगी, और स्कैन करके क्या बताएगी कि आपकी इमेज में कितने एजेस हैं। जो भी एजेस है, जैसे यहाँ पे ये विंग्स है इसके, ठीक है, तो यहाँ पे एक एज बन रहा है, यहाँ पे एक एज बन रहा है, ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, डाटा कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो क्या पता चलेगा इससे हमें, कुछ एजेस, कुछ टेक्सचर या
कोई ऐसी शेप है, मान लो ये राउंड शेप है, तो राउंड शेप को आइडेंटिफाई कर लेंगे, एजेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, किसकी मदद से, कॉन्वोल्यूशनल लेयर की मदद से। और ये कैसे करेंगे, ये आपकी इमेज पे क्या करेगा, स्कैन करेंगे ये लेयर। ठीक है, अब समझ आई। फिर स्कैन करने के बाद क्या होगा, अब देखो, उसके बाद हम करेंगे पूलिंग लेयर्स। पूलिंग लेयर्स क्या करता है, द फीचर मैप्स जनरेटेड आर डाउन सैंपल्ड। जो भी आपने ये फीचर्ड मैप, मतलब जो भी डेटा अब आपका आया है एजेस का, शेप्स का, उसको क्या करेंगे, डाउन सैंपल करेंगे। डाउन सैंपल का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस डायमेंशनैलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आपका यहाँ से डेटा आया है एजेस का, शेप्स का, ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है। इसको आप क्या करोगे, आप इसको, ये आपकी पूलिंग लेयर है, पूलिंग लेयर में आप क्या करोगे, उसे डाउन सैंपल करोगे, मतलब उसकी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करोगे। ठीक है, ऐसे डाटा, ऐसा मल्टी डायमेंशनल डाटा होगा, उसकी डायमेंशंस को रिड्यूस कर दोगे, सिंपल फॉर्म में आप अपने डाटा को ले आओगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फोर्थ स्टेप क्या है, फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स। अब ये जो आपकी डाटा है वो कहाँ जाएगा, फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स में जाएगा। वो क्या करेगा, द डाउन सैंपल्ड फीचर, जो आपके पास ये डाउन सैंपल्ड आपके पास जो डाटा आ गया है, आर पास थ्रू लेयर्स टू प्रोवाइड आउटपुट। ये इन लेयर्स पे, मतलब जो ये लेयर्स दिखा रखी है, इन पे आपका डाटा चला जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ फंक्शंस होंगे, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होगा इसमें, जो कि आउटपुट लाने में हेल्प करेगा, जो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा आपकी चीजों को, आपकी इनपुट को रीड करेगा, आपके इनपुट को समझेगा, आपकी डेटा को समझेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा मल्टी लेयर से पास हो रहा है, जहां पे कोई मैथमेटिकल फंक्शन या कोई भी फंक्शन लगेगा जो आपके डेटा को रीड करेगा, जो आपने ये डाटा यहाँ से जनरेट करके दिया है। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, आपके पास आउटपुट आ जाएगा। मान लो आप ये डिटेक्ट करना चाहते थे कि इस इमेज में क्या है, तो यहाँ पे आपके पास डेटा आउटपुट आ जाएगा कि भाई ये बटरफ्लाई है। ठीक है, जो आपने इनपुट दिया है वो क्या है, वो बटरफ्लाई है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप मैंने इजी तरीके से समझा दिया होगा कि CNN आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, जो हम CV की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन्स की बात कर रहे हैं, इसके कुछ आपके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज्यादा हैं। कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो, पहला हेल्थ केयर में यूज कर सकते हो आप, जो MRI करते हो, एक्सरेज करते हो, उन इमेजेस को पढ़ने के लिए, उन इमेजेस में पैटर्न या क्लासिफिकेशन या उसको एनालाइज करने के लिए आप CV का यूज कर सकते हो। दूसरा, ऑटोमोटिव में कैसे, जैसे आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाते हो, ठीक है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार के आगे कोई पत्थर आ गया है, रोड पे कोई और ऑब्जेक्ट आ गई है, तो उसके पास इमेजेस होनी चाहिए, उसके पास कुछ डेटा होना चाहिए कि उसे पता चले कि सामने अपने रोड पे क्या है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप CV यूज करते हो। फिर सिक्योरिटी बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, जो आप फेस ID स्कैन करते हैं, फेस रिकॉग्निशन करते हैं, कैमरा से सर्विलेंसेस करते हैं, वो किसकी मदद से होता है, CV की मदद से होता है। चौथा, आपका एग्रीकल्चर में भी आप यूज कर सकते हो, ड्रोन्स का यूज करके अपनी जो एग्रीकल्चर फील्ड है आपकी, उसकी इमेजेस ले सकते हो, और इमेजेस से आप डाटा से पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी आपकी फसल जो है वो ठीक नहीं है, कौन सी ठीक है, ये सब आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने आज क्या क्या पढ़ा है, डोमेन्स पढ़ी हैं AI की। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि 3 डोमेन्स होती हैं AI की। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ये बनाने के लिए कोई भी AI का डिवाइस बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट साइकिल होता है। ठीक है, उसमें मॉडलिंग होती है, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये सब हमने पढ़ा। स्टैटिस्टिक क्या होता है AI में, वो पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद ये CV पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर विजन। अब आपकी 1-2 चीजें बची है। क्या बचा है, एक तो आपका NLP बचा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और दूसरा क्या बचा है, मशीन लर्निंग। ठीक है, ये 2 आपके मेजर टॉपिक्स हैं जो हम बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि आप एग्जाम में
7 से 8 लाइन उस टॉपिक पे लिख पाए। जैसे आपका चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स लास्ट में दिए हुए हैं, वो बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप जितना भी मैंने आज समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत मेहनत लगी है ये कंटेंट कलेक्ट करने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो आपका मिस ना हो। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने कंपाइल किए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।